गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो सही है सबका? हेलो, ऑडियो क्लियर है? ऑडिबल है? ऑडियो वीडियो सही आ रहा है? ऑडिबल है? ओके, हाँ ठीक है। तो जो भी डाउट था वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। इसके अलावा भी किसी का कोई डाउट्स हो तो बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी प्रॉब्लम पे आते हैं कि एनसीईआरटी है ना। सबसे पहली चीज़, हमें एनसीईआरटी सही तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सबका एनसीईआरटी अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो इसमें लिख दो, मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। एक्सरसाइज 1.5 अप टू 1.3 सबका क्लियर है? सॉरी, अप टू 1.4। एक्सरसाइज 1.5 मिला था। वन पॉइंट 1.4 हो गया था। 1.5 ओके। 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ एंड नाइन्थ, तो फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में बोल रहा है x इज अ प्राइम नंबर, राइट डाउन दी टेकिंग द सेट एज ए नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन दी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, दिक्कत नहीं है। फोर्थ में हमसे उसने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सबको आप लिख नहीं पाओगे, है ना। तो फिर भी हम उसको जितना अब तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उस तरीके से आप लिख दो, ठीक है। तो जैसे हमारे पास सेट ए है, उसमें हमारे पास क्या है, सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो, क्योंकि इस सेट में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स अपने आप में आ रहा है कि नहीं। इस सेट में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स ऑटोमेटिकली खुद में है, क्योंकि प्राइम नंबर अपने आप में बहुत बड़ा एक सेट है, ठीक है। लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट जब लिखोगे आप, तो आप इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो तो ज्यादा इजी होगा, ठीक ना। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखने में क्या होगा कि सेट बिल्डर फॉर्मेट में आपको एलिमेंट्स को शो नहीं करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्मेट में ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अगर आप रोस्टर फॉर्मेट में लिखना चाहो तो आपको सारे नंबर्स लिखने होंगे, 1 2 3 नहीं लिख सकते, 4। बाकी लोगों का वीडियो सही आ रहा है क्या? यहां से वीडियो सही है? बाकी लोगों का वीडियो बफर कर रहा है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। ठीक है, 1 4 5 नहीं ले सकते, 6 7 8 9 10, इस टाइप से आपको हर एक एलिमेंट को शो करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है और किसी पैटर्न में भी नहीं है, ठीक ना। तो अगर पैटर्न में भी नहीं है तो हम इसको किस तरीके से जाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्मेट में ही जाएंगे, ठीक ना। सेट बिल्डर फॉर्मेट में जाओगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को करना आपके लिए इजी हो जाएगा, लिखने में सही रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सेट बिल्डर फॉर्मेट में ही लिखते हैं। क्लियर है सबका? 3 का 4, 3 का 11, 9 नहीं था, 11 था, ओके। 11 में बोल रहा है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो देखो, सेट हमारे पास ये है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और ट्वाइस x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, है ना। ट्वाइस x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो हमारे पास ये सेट है,
ठीक है, अगर ये सेट है तो सबसे पहले हमें इस सेट के एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा। तो इस सेट के एलिमेंट्स को कैसे लिखोगे, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 9, ठीक है, 2x ग्रेटर देन 9, और यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5, है कि नहीं। तो x अगर ग्रेटर देन 4.5 है तो आपको देखना यह है कि x की 4.5 से पहला नंबर नेचुरल नंबर हमें बस काउंट करना है ना। तो इसमें कौन से नंबर होंगे, 5, 6, 7, 8 और इस टाइप से सारे नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है ना। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर बच गए, 1, 2, 3, 4। क्लियर है, किसका डाउट था। सुब्रजीत तालुकदार, कैन वी राइट एज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, लेकिन एक चीज आपको याद रखना होगा, ये हम लोग आगे आगे मैं डिस्कस करूंगा कि नेचुरल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। एक कौन सा होता है, एक आप प्राइम नंबर लिख सकते हो, एक कंपोजिट नंबर लिख सकते हो, ठीक है, और एक 1 के लिए एक अलग से नंबर होता है। तो अगर सिर्फ आप कंपोजिट नंबर लिखोगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है, अगर सिर्फ आप कंपोजिट नंबर लिखोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि 1 क्या होता है, नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हमें करना क्या है, क्लियर हो रहा है। तो अगर आप कंपोजिट नंबर लिखते हो तो चल जाएगा, लेकिन आपको को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। सुब्रजीत क्लियर हुआ, सुब्रजीत क्लियर है। उपासना, अगर हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है तो लिख सकते हो। सेट बिल्डर फॉर्मेट में होगा तो क्या लिखोगे, इसी का सेट बिल्डर फॉर्मेट क्या हो जाएगा, x a कॉम्प्लीमेंट आप क्या लिख पाओगे, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ट्वाइस x प्लस 1 क्या होना चाहिए, लेस देन 10, है ना। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। डायरेक्टली अगर इसका सेट बिल्डर फॉर्मेट करना है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, आपका काम बन जाएगा। जयदास, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है, जयदास कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है। क्लियर हो रहा है सबको, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो लिखने का तरीका अलग है, लेकिन आप लिखो तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है कि हमारा कोई एलिमेंट छूट ना जाए, ठीक है, क्योंकि हम एक सेट से दूसरे, एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, ठीक ना। तो हम लिख तो लेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई एलिमेंट हमारा मिस नहीं होना चाहिए, ठीक ना। कोई एलिमेंट मिस होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जयदास, कौन से क्वेश्चन में डाउट है, तुम्हारा कौन सा डाउट था वो देखो, बाकी अगर कर लियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे बाकी लोगों का प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा है, तुमने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन डिस्कस हुआ या नहीं, क्लियर है। महक, 3 का 6 एंड 7, 3 का 6 एंड 7, 3 का 6 पे आते हैं। 6 है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका कंपोजिट हम क्या लिखेंगे, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आपको महक 6 क्लियर हुआ, क्योंकि x इज अ परफेक्ट स्क्वायर अगर आप लिखना चाहोगे तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट है ना, तो सारे एलिमेंट को हम नहीं लिख पाएंगे। तो अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि उतने सारे एलिमेंट को लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्मेट में ही उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कर देंगे, ठीक है। जिसका बफर कर रहा है थोड़ा सा डिले करके देखो, बाकी लोगों का सही चल रहा है, क्लियर है। उसके बाद सेवेंथ में बोल रहा है x इज अ परफेक्ट क्यूब, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। महक चौधरी क्लियर हो गया,
तो उसको नॉट क्यूब कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ लोगों को डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? सेट U is a set of all triangle in a plane if A is a set of all triangle with at least one angle different from 60. What is A? ठीक है, अब सोचो आप, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है। हाँ इक्वल टू भी होगा, क्योंकि ये इक्वल टू नहीं लगाओगे तो ये 4 वाला पॉइंट आपका छूट जाएगा। लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, इक्वल टू से क्या कोई फर्क पड़ेगा? उपासना देखो, इक्वल टू से क्या कोई फर्क पड़ेगा? 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 10 सॉल्व करो, या 2x प्लस 1 लेस देन 10 सॉल्व करो, दोनों से सेम सेट का एलिमेंट आएगा, है ना। तो फर्क नहीं पड़ता कि इक्वल टू लगाओ या लेस देन लगाओ यहां पे, है ना, क्योंकि जो भी आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन इक्वल टू 4.5, है ना। तो 4.5 से पहला हमें नेचुरल नंबर काउंट करना है, तो हम 4.5 तो ले नहीं पाएंगे, तो 4 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इक्वल टू लिखो वो भी सही है, नॉट इक्वल टू लिखो दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्लियर हो गया उपासना? रिप्रेजेंटेशन चेक कर सकते हो, इसमें कोई सारे क्वेश्चन आपको हर एक मेथड पता है कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो वो सब कुछ आप लोग देख सकते हो। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो गया उपासना? एक मिनट, चेक कर सकते हो, इसमें कोई सारे क्वेश्चन आपको हर एक मेथड पता है कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो वो सब कुछ आप लोग देख सकते हो। अब देखो क्लियर है क्या? अब सही आ रहा है सबका? अब देखो सही होगा। अब्दुल, जय, हफीजुल, प्रिजा, दिग्बलय, अब देखो अब सही आ रहा होगा। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कि क्या बोल रहा है, सेट ए एलिमेंट है हमारे पास, सेट ए एलिमेंट है, ये बोल रहा है। ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? क्या बोल रहा है? सेट ए एलिमेंट है हमारे पास, ऑडियो बाकी लोगों का क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? ठीक है, तो सेट ए में बोल रहा है कि एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये बोल रहा है कि एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट 60 डिग्री, है ना, एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट 60 डिग्री। तो अगर एटलीस्ट वन का केस होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे? ऑल एंगल इज 60 डिग्री, है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑल एंगल इज 60 डिग्री।
अभी देखो सही हो रहा होगा। ठीक है, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा है, थोड़ा सा डिले करके देखो तो सही चलेगा। ठीक है, तो ये लिख लो, इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे। ठीक ना, तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि एटलीस्ट वाले केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब भी एटलीस्ट वाला केस हो, है ना, तो एटलीस्ट वाले केस में आपका इसका कॉम्प्लीमेंट वाला क्या होगा, ऑल एंगल इज 60 डिग्री। एटलीस्ट वन एंगल मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट वन एंगल मतलब क्या हो गया कि आपका एक एंगल 60 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री के इक्वल नहीं है ना। एटलीस्ट वन मतलब क्या हो गया, आइदर वन एंगल इज, आइदर वन एंगल इज नॉट इक्वल टू 60 डिग्री और टू एंगल इज नॉट इक्वल टू 60 डिग्री और थ्री एंगल इज नॉट इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है अगर हम ये चीज लिखते हैं एटलीस्ट वन का मतलब, है ना। तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया कि आइदर वन और टू और थ्री। ठीक है, आइदर वन और टू और थ्री, है ना। तो अभी भी मैं क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर रहा हूं। तो एटलीस्ट वन का मतलब समझ में आ रहा है। एटलीस्ट वन मतलब क्या हो गया कि आइदर वन और थ्री का 11, हाँ थ्री के 11 पे भी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन का केस का मतलब क्या हो गया, आइदर वन इज नॉट इक्वल टू 60, आइदर टू इज नॉट इक्वल टू 60, आइदर थ्री इज नॉट इक्वल टू 60 और थ्री एंगल इज नॉट इक्वल टू 60। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अभी के लिए आप अगर लिख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस चीज को आप घर पे थोड़ा सा देखना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यही चीजें हम लोग फिर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में फिर से इसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आएगा, तो वहां पे हम इसको फिर से डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये लिख लो, इसलिए आंसर में वो लिखा होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द इक्विलेटरल, सेट ऑफ ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। 3 का 11, 3 का 11, 3 का 11 फिर से कर लेते हैं। देखो x इज 2x प्लस वन ग्रेटर देन 10। ठीक है, 2x प्लस वन ग्रेटर देन 10। 11 में देखो, 3 का 11 में 2x प्लस वन ग्रेटर देन 10, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है ना। 1 को इस तरफ लेके जाएंगे 9 होगा और x ग्रेटर देन 4.5 होगा। लेकिन हमें x सिर्फ क्या चाहिए, नेचुरल नंबर, है ना। तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट होगा हमारे पास, ए सेट में अगर एलिमेंट लिखोगे तो 5 6 7 8 इस टाइप से नंबर एलिमेंट हमारे पास मूव करता जाएगा। ठीक है, और इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो हमारे पास इसका यूनिवर्सल सेट हमें नेचुरल नंबर दिया हुआ है ना। तो नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट बच गया, 1 2 3 4, है ना। कौन सा एलिमेंट बच गया, 1 2 3 4। 1 2 3 4। ठीक है, और अगर आप इसी को सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना चाहो तो ये लिखा हुआ था हमारे पास एलिमेंट सेट ए। ठीक है, तो इसी का अगर कॉम्प्लीमेंट आप लिखोगे तो आपको सिंपली करना क्या है,
हेलो, अभी सही आ रहा है? अब देखो क्लियर है? ओके, हाँ चलो ठीक है। तो यहां तक हमने देखा कि कैसे हम इक्वेशन को, क्वेश्चन नंबर 11 सबका क्लियर है? जिसका डाउट था 11 समझ में आया कि अगर हमें इस इक्वेशन को इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और जो यहाँ पे इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का साइन बस चेंज कर दो, तो लेस देन इक्वल टू भी लगाओगे तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा, लेस देन लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 1.5 आई होप कि सबका क्लियर हो गया होगा, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो 1.5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिस शीट पे। ऑडियो इको कर रहा है क्या? ऑडियो इको कर रहा है क्या? नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। किसी क्वेश्चन में डाउट? 1 to 5 5 क्वेश्चन मिला था करने के लिए, 1 to 5 5 क्वेश्चन मिला था करने के लिए। किसी क्वेश्चन में डाउट? किसी क्वेश्चन में डाउट 1 to 5 में? किसी क्वेश्चन में डाउट 1 to 5 में? हाँ आते हैं, बीकी अहमद आ रहे हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 3, ओके क्वेश्चन नंबर 3, इफ वाई, ठीक है, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ नंबर्स 2 to the power p minus 1। ठीक है, ये एक नंबर लिखा हुआ है, वेयर p minus 1 इज अ प्राइम नंबर। तो देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसमें खुद मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, हमारे पास एक सेट है जिसमें x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ नंबर्स, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ नंबर 2 to the power p minus 1, 2 to the p minus 1, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है 2 to the power p minus 1 इज अ प्राइम नंबर, वेयर 2 to the power p minus 1 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो हमें ये देखना है कि 2 to the power p minus 1 एक प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। तो अगर प्राइम नंबर होना चाहिए तो प्राइम नंबर के लिए 2 to the power p minus 1 किसके इक्वल होगा, है ना। और p के बारे में इसने क्या बोला है, p के बारे में इसने कुछ नहीं बोला है कि p क्या है। ठीक है, तो 2 to the power p minus 1 हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास प्राइम नंबर क्या क्या है, ये या तो 2 के इक्वल होगा, या 3 के इक्वल होगा, या 5 के इक्वल होगा, समझ में आ रहा है आपको, या 7 के इक्वल होगा, या 11 के इक्वल होगा। इस टाइप से आप जितने पॉसिबल वेज हैं, है ना, इन सबको आपको कैलकुलेट करके p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें कौन सा p डालना है वो चीज हमें नहीं पता। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो p की वैल्यू हम कहां से फाइंड करेंगे, तो हमसे इसने बोला है कि ये 2 to the power p minus 1 क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो देखो हमने इंडिविजुअली हर एक नंबर को एक प्राइम नंबर के इक्वल किया। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके p निकाल सकते हो कि नहीं। ठीक है, p हम यहां पे एक पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं और इंटीजर लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर इंटीजर लेके नहीं चलोगे तो यहां पे देखो इसका फैक्टर हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहां पे p के बारे में नहीं बताया, तो p हम एक नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं, तो इस पहले वाले से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा।
सेकेंड वाले को सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। चेक करना, यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यहां से सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, है ना। अब अगर हमें p की वैल्यू मिल गई तो p की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, है ना। तो p की वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो ये कितना हो गया 2 टू द पावर, अगर पहली वैल्यू पुट करते हैं तो 1 इंटू ये नंबर किसके इक्वल था 3 के इक्वल। तो ये कंप्लीट नंबर हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू 3, है ना। तो x इसका क्या है पॉजिटिव फैक्टर है, तो इस सेट एलिमेंट में हम एक एलिमेंट क्या लिख सकते हैं 2,3, है ना, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, और 6 के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास 2, 3, 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। क्लियर है। वैसे ही जब फिर p की वैल्यू 3 पुट करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, है ना। तो टोटल नंबर हमारे पास क्या हो गया 28। अब 28 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 3, 4, 4 इंटू 7, बस यही पॉसिबल है। तो देखो 1, 2 तो ऑलरेडी यहां पे है ना, 4 हमें चाहिए था तो 4 ले लिया, 7 ले लिया, 14 ले लिया, 28 ले लिया, है ना। इस टाइप से हमें और सारे नंबर्स को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए आप इतना ही 2 ही नंबर चेक करके इसका आंसर लिख दो, ठीक है। बाकी केस के लिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे केसेस इसके बनने वाले हैं, ठीक है। 3 समझ में आ गया सबको। 3 के बाद आ रहे हैं फोर्थ का सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ का सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ का सेकेंड 120y इज ए एलिमेंट ऑफ सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y is 2y। y sum of all the positive factors of y is 2y, ठीक है। इस क्वेश्चन को रहने दो, ये क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है ना, तो वहां पे आप इसको देख के कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 वाला पार्ट जो है उसको हम लोग बाद में करेंगे, उसको अभी रहने दो, सर्कल मार करके छोड़ दो। थर्ड वाला देखो x such that 3 is not the element of this। क्वेश्चन नंबर 3 में, फोर्थ में 4 का 3 में जो क्वेश्चन बोल रहा है हमें 4 का 3 में आपके पास 3 इसका एलिमेंट है या नहीं है हमें चेक करने के लिए बोल रहा था। आपको क्या करना है x की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में पुट करके देखना है, जो यहां पे इक्वेशन एक लिखा हुआ है x में, है ना, किसका था उपासना देखो x का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो बोल रहा है 3 इसका एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे। तो x की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में पुट कर दो और इसको सॉल्व करके देखो, अगर लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ जाता है इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है। उपासना समझ में आ गया। सौमिक 1 का F, 1 का E एंड F, 1 का E एंड F, 1 का E एंड F कहाँ है सौमिक, चेक करो फिर से 1 का E एंड F कहां पे आ रहा है। प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 1 का 3 C इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। किसी प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है 10th में किया नहीं था सुब्रजीत, 10th में किया नहीं था। किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर 2 हमारे पास प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर क्या है 1 और 2, अगर 5 हमारे पास प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर क्या है 1 एंड 5, 7 हमारे पास प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर क्या है 1 एंड 7। तो अगर आप इसको लिखोगे, ठीक है, अगर आप इसको लिखोगे तो क्या होगा सेट ए में कौन सा एलिमेंट होगा 1 एंड p, p यहां पे क्या है प्राइम नंबर ही है। क्लियर है। उपासना 1 का कौन सा 1 का 1, x बिलोंग टू x को सॉल्व करो, देखो x का एलिमेंट आ रहा है कि नहीं। 2 का 3 इक्वेशन सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा है, x की पावर 4 लिखा हुआ है,
एक्स की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या करेंगे, x² इक्वल टू टी ले लोगे तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t² माइनस 5t प्लस 6। अब इसको सॉल्व करके सॉल्व नहीं कर सकते, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 3, चेक करना है ना। तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, x² इक्वल टू 2 एंड x² इक्वल टू 3, है ना। यहां से दोनों का इक्वेशन निकालो, एलिमेंट लिखो, 2 का 1 और 3, महक 2 का 1 और 3, 2 का 1 और 3, टी क्यूब इक्वल टू टी, सॉल्व करना नहीं आ रहा है, थर्ड बता दिया, टी क्यूब इक्वल टू 3, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन बताया था, टी क्यूब इक्वल टू टी जब भी लिखा हो तो हम क्या करते हैं, टी को इस तरफ लेके आते हैं, टी क्यूब माइनस टी इक्वल टू 0, टी कॉमन ले लिया, t² माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से a² माइनस b² है, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू 0, यहां से t की कितनी वैल्यू आ गई, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू माइनस 1। लिख पाओगे, महक चौधरी क्लियर हो गया, सुब्रजीत, बाकी सबका क्लियर है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो फिर बता देना, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे या नेक्स्ट क्लास के लिए इसको रखते हैं, ठीक है। चलो फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जिसका कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको डिस्कशन करेंगे, 1 to 5 आप लोग फिर से ट्राई करना, जिसका इसका कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। तो हमने अभी तक सेट्स डिफाइन किया, सबसेट डिफाइन किया, और वेन डायग्राम के थ्रू हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने वो सब कुछ देखा, ठीक है। वेन डायग्राम को यूज करके ही हम लोगों ने कुछ एरिया मार्क किया था, है ना, याद होगा आपको, कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया था करने के लिए, तो वहां पे हम उसको एरिया मार्क करके लिख सकते हैं कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस पार्ट को कर रहा है, ठीक है। अब अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हो, ठीक है, अगर कोई हमसे ये पूछता है, ठीक है, मैं पॉइंट बना के लिखता हूं, देखो ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है, ठीक है, लिख लो सेट ए और सेट बी। यहां पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट x है और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट y है। ये एक्सप्रेशन पता है, n ऑफ a और n ऑफ b मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a एंड b हमें पता है, ठीक है। हम यहां पे a यूनियन b को मार्क कर रहे हैं, तो a यूनियन b कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये दोनों एक्चुअली में अपने आप में क्या है, डिसजॉइंट सेट है, अलग अलग सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना। कैसे पता चला कॉमन नहीं है, क्योंकि हमें ग्राफ में दिखाई दे रहा है ना, हमने वेन डायग्राम प्लॉट किया था तो हमें वो चीज दिखाई पड़ रहा था, इसलिए मैंने बोला कि इसमें ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। अब अगर कोई हमसे ये पूछता है कि n ऑफ a यूनियन b कितना होगा, यानी a यूनियन b में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो कैसे लिखोगे, ठीक है। बिकी मैं उसको बताता हूं, देख लो बिकी, देखो r माइनस क्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। r माइनस क्यू को हम इसी फॉर्मेट में रहने देंगे, इसको हम किसी और तरीके से नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि r में इनफाइनाइटली मेनी नंबर होते हैं, q में इनफाइनाइटली मेनी नंबर होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको लिखना होगा तो आप इसको इसी फॉर्मेट में रहने दोगे, क्योंकि आप हर एक एलिमेंट को शो नहीं कर सकते हो। क्लियर है बिकी, हमें समझ में आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ r माइनस क्यू इसी फॉर्मेट में हम इसको रहने देंगे, इसको आप ग्राफ के थ्रू भी प्लॉट करके नहीं बता पाओगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब बताओ a यूनियन b में कितने एलिमेंट होंगे, आपको समझ में आ रहा है, क्या लिख पाएंगे हम डायरेक्टली, x प्लस वाई, सबका क्लियर है, हमने x प्लस वाई कैसे लिखा, क्लियर है। और ये हम क्यों लिख पा रहे हैं, इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट के केस में अगर आप यूनियन का एलिमेंट काउंट करोगे तो इंडिविजुअल एलिमेंट का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बना के लिख लो, इफ a एंड b आर
if A and B are disjoint set, then if A and B are disjoint set, then number of element in A union B equal to number of element in A plus number of element in B। ये सबको क्लियर हो रहा होगा। इजी सा रिप्रेजेंटेशन है। वेन डायग्राम हमारे सामने है, हमने बस एलिमेंट ए में देखा, बी में देखा, दोनों को कैलकुलेट किया, ऐड किया, हमारा आंसर आ गया। अब अगर कोई हमसे ये पूछता कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा तो क्या बताएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखोगे? किसी को पता है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखोगे? किसी को पता है? विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या हो गया? अब्दुल बशीर, फाइव क्यों होगा? फाइव और जीरो में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। फाइव क्या है? एक सेट होता है, ठीक है। तो यहां पे हम एलिमेंट को काउंट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे, फाइव नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट में कभी भी हम फाइव नहीं लिखते हैं। सुब्रजीत तालुकदार, क्लियर हुआ? गलत लिख रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? फाइव नहीं लिखेंगे। क्लियर है सबको? गौरव रॉय, फाइव नहीं लिखेंगे। मिस्टेक समझ में आ रही है कि नहीं? इस चीज को जिसको समझ में नहीं आ रहा अपने कॉपी में साइड में नोट कर लो। फाइव क्या होता है? एक सबसेट होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइव कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है। तो ये क्या है? अपने आप में सेट है और इसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट। याद होगा आपको, नल सेट में जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। एग्जाम में यही सब एक एक मार्क्स आपका जब डिडक्ट होना स्टार्ट होगा तो बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें छोटी छोटी चीजें पता नहीं होती है। क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप मुझे ये मार्क करके बताओ कि ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको मार्क करके बताओ कौन सा पार्ट होगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी मार्क करके बताओ। और जिसका ए माइनस बी मार्क हो गया है, ए माइनस बी इजी है, हमने ऑलरेडी पहले किया था। जिसका ए माइनस बी हो गया है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मार्क करो। ये हमारा ए है और ये बी है। कोई मुझे मार्क करके बताओ दोनों वाला पार्ट किसका कंप्लीट हो गया? फर्स्ट वाला पार्ट तो इजी है, ठीक ना। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? ए माइनस बी इजी है। हमें सिर्फ ए वाले पार्ट को काउंट करना है जिसमें सिर्फ ए होना चाहिए, बी का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया, ये मैंने मार्क कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मार्क करके बताओ। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहली चीज कि आपको क्या करना है, पहले बी कॉम्प्लीमेंट हम मार्क करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट को मैं वर्टिकल लाइन से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं साइड में लिख दे रहा हूं, वी हमारा बी कॉम्प्लीमेंट वर्टिकल लाइन है और ए हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हमें ए चाहिए, तो ये मैंने ए को मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेट हमारा ए था। अब बी कॉम्प्लीमेंट को मैं वर्टिकल लाइन से मार्क कर रहा हूं और क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट चूज करेंगे? सिर्फ वही पार्ट चूज करेंगे जहां पे दोनों लाइन कट कर रहा हो, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम कौन सा पार्ट चूज करेंगे? इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट चूज करेंगे? जहां पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में कट कर रहा हो। क्लियर है कि नहीं? है कि नहीं? तो इंटरसेक्शन में दोनों का जहां जहां कट कर रहा हो वही वाला पार्ट है। तो देखो बी कॉम्प्लीमेंट में मार्क कर रहा हूं वर्टिकल लाइन से, बी कॉम्प्लीमेंट में मार्क कर रहा हूं वर्टिकल लाइन से। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है कि आपको बी के बाहर के सारे एलिमेंट को मार्क करना है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमें यहां पे पता है, ठीक है। तो बी के बाहर जितने भी एलिमेंट है हमने सबको मार्क किया, ठीक है। लेकिन हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन हम सिर्फ उसी पार्ट का लेंगे जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? देखो इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ रहा है? ये चीज आ रहा है। इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ रहा है? ये वाला पार्ट आ रहा है, उसको मैंने डार्क कर दिया है, ठीक है। ये वाला रीजन हमारा है,
इस दोनों में कोई रिलेशन समझ में आ रहा है आपको? दोनों में रिलेशन क्या है? a माइनस बी एक्चुअली में किसके इक्वल होता है? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना आप लोग, क्योंकि ये चीज आगे यूज होगा। ठीक है, a माइनस बी अभी नहीं यूज होगा, जब प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे ये वाला पार्ट यूज होता है। और बेसिकली जब हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं सेट्स की, तो वहां पे हम ये चीजें भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और अब कोई ये लिख सकते हो b माइनस ए किसके इक्वल होगा? b माइनस ए किसके इक्वल होगा? क्या लिखेंगे? b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जिसको हम माइनस कर रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, और जो पहले वाला पार्ट है उसके साथ हम उसका इंटरसेक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है सबका? आपके पास a माइनस बी का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, कोई मुझे n ऑफ a माइनस बी की वैल्यू बता सकता है? n ऑफ a माइनस बी की वैल्यू कोई मुझे निकाल के बता पाएगा? निकालो, आपके पास डायग्राम सामने है, ये डायग्राम है a माइनस बी का। कोई मुझे n ऑफ a माइनस बी निकाल के बताओ कि n ऑफ a माइनस बी किसके इक्वल होगा? n ऑफ a माइनस बी किसके इक्वल होगा? लिख के बताओ कोई मुझे। n ऑफ a माइनस बी किसके इक्वल होगा? कोई मुझे लिख के बताओ। ठीक है, तो यहां पे मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, देख लो। ये सेट a था हमारे पास, ये सेट b था, और a माइनस बी वाला हमारा ये वाला पार्ट था, है ना। तो ये हमारा जो शेडेड पार्क है, जो शेड किया हुआ है, वो हमारा क्या है? a माइनस बी है। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी चाहिए। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी निकालने के लिए हमें करना क्या होगा एक्चुअली में, कि देखो इस सेट a में ही तो सारा एलिमेंट है। a माइनस बी किसके अंडर में लाई कर रहा है? a के अंडर में लाई कर रहा है कि नहीं? तो देखो, अगर आप सेट a को ध्यान दोगे तो सेट a एक्चुअली में दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन पार्ट से बना हुआ है? हाँ, अब्दुल बशीर सही है। देखो, जो सेट a है वो एक्चुअली में दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक तो ये वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? a माइनस बी का पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट है? यूनियन a इंटरसेक्शन b का पार्ट है ना। तो देखो, ये हमारा n ऑफ a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट है, दिख रहा है सबको? ये डैश लाइन से जो डिनोट किया है, ये a इंटरसेक्शन b है। उपासना चेक करो, गलत है। ठीक है, तो देखो सेट, देखो मैं यहां पे कैसे इसको डिराइव कर रहा हूं। अभी जो हमने ऊपर में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसी को मैं यूज कर रहा हूं कि अगर a और b डिसजॉइंट सेट होता है तो हम उसको अलग अलग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस इसी प्रॉपर्टी को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। यहां पे देखो, सेट a को मैंने a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b के फॉर्मेट में लिखा। अब कोई मुझे बता सकता है कि a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट जो है ना, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था। a माइनस बी और ये a इंटरसेक्शन b, है ना, याद होगा आपको? b माइनस a, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? डिसजॉइंट होता है। याद है कि नहीं? स्टार्टिंग में मैंने जब हम लोग डिसजॉइंट सेट में करा रहा था, वहां पे मैंने एक पॉइंट बना के आपको लिखवाया था। बस यही प्रॉपर्टी मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। इसका मतलब ये और ये दोनों सेट भी क्या है? डिसजॉइंट सेट है। मतलब ये दोनों सेट भी क्या है? डिसजॉइंट सेट है। और अगर डिसजॉइंट सेट है और अगर हम यूनियन ले रहे हैं, तो डायरेक्टली अगर हम n ऑफ a लिखें तो हमें क्या लिखना होगा? डिसजॉइंट सेट है तो दोनों का हम क्या ले लेंगे? सिंपली एडिशन ले लेंगे, है ना। यही तो हमने अभी स्टार्टिंग में किया था, है ना, और इसको हमने पॉइंट बना के भी लिखा था। ठीक है, और यहां से देखो a माइनस बी, अब हम क्या लिख सकते हैं? देखो a माइनस बी, n ऑफ a माइनस बी क्या है? अब एक नंबर बन चुका है। ठीक है, तो यहां पे हम n ऑफ a माइनस बी को क्या लिख पाएंगे? n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में एक बार ये डायरेक्टली 1 मार्क का क्वेश्चन ये आया था, a माइनस बी इक्वल टू n ऑफ a माइनस n ऑफ b। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स हमें बताना था, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? महक,
गलत है, हम n ऑफ a माइनस बी निकाल रहे हैं। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, n ऑफ a माइनस बी कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखना कि a माइनस बी लिखा हुआ है तो डायरेक्टली हम n ऑफ a माइनस n ऑफ b ना लिखें, है ना। ये वाला प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। और कैसे यूज होता है ये मैंने डिटेल में आप लोगों को डिस्कस करके बताया। ठीक है, तो यहां तक आपको ये समझ में आ रहा होगा। माइंड में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको पता चल जाए कि ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर पाओगे, अलग अलग करके उसको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, है कि नहीं। जहां भी आपको डिसजॉइंट सेट दिख जाए आप सिंपली क्या कर पाओगे, ऐड कर पाओगे। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। ठीक है, अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट नहीं होता तब, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ, लिख लो फिर से, इफ ए एंड बी आर disjoint set then n of a union b इक्वल टू क्या होगा, n of a प्लस n of b। क्लियर है सबको, ये चीज मैंने अभी जस्ट ऊपर में आपको प्रूफ करके भी बताया था। सेकेंड पॉइंट, इफ a एंड b आर नॉट डिसजॉइंट सेट, इफ a एंड b आर नॉट डिसजॉइंट सेट, देन अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा और उस केस में हमें n ऑफ a यूनियन b कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे। यानी हमारे पास अब इस टाइप का कुछ सिचुएशन है, ठीक है, ये टाइप का कुछ सिचुएशन हमारे पास है a यूनियन b में। ठीक है, तो हमें n ऑफ a यूनियन b कैलकुलेट करना है। ठीक है, n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू व्हाट, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो फिर से हमारा अप्रोच क्या होगा कि हमें ये पता है कि अगर डिसजॉइंट सेट होता तो हम अलग अलग करके ऐड कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो A यूनियन B एक्चुअली में कौन सा रीजन है, ये कंप्लीट रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है और ये रीजन है। यहां पे हमें 3 रीजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, A यूनियन B एक्चुअली में इसी तीनों रीजन का कॉम्बिनेशन है। और ये कौन सा रीजन है, याद होगा आपको, A माइनस बी। ये कौन सा रीजन है, A इंटरसेक्शन B। और ये कौन सा रीजन है, B माइनस ए। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने आपको ये बताया था कि A माइनस बी ये तीनों आपस में क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट के डेफिनेशन के टाइम पे मैंने ये लिखाया था आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला सबको याद होगा, लेकिन कैसे आता है हम उस चीज को एक बार देखते हैं। तो ये तीनों डिसजॉइंट सेट होता है, तो A यूनियन B को हम क्या लिख पाएंगे, A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस ए। यहां तक सबको क्लियर है। और क्योंकि ये तीनों सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट है, तो अगर हम दोनों में, दोनों तरफ अगर हम नंबर कैलकुलेट करना चाहें तो n ऑफ b किसके इक्वल होगा, n ऑफ a यूनियन b किसके इक्वल होगा, तीनों के इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा। तो इसको हम n ऑफ a माइनस बी प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b माइनस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जस्ट अभी हमने n ऑफ a माइनस बी क्या लिखा था, याद होगा आपको, n ऑफ a प्लस n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, याद है सबको। तो इस वाले पार्ट को हम क्या लिख पाएंगे, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b तो ऑलरेडी हमारे पास है, प्लस इस वाले पार्ट को फिर से हम क्या लिख पाएंगे, n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। देखो एक पार्ट यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, और 10th में या पहले आप लोगों ने यही फॉर्मूला कहीं पे पढ़ा होगा। ठीक है, ये चीज सिर्फ किसके लिए वैलिड है, जब हम लोग नंबर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये चीज किसके लिए वैलिड है, सॉरी यहां पे यूनियन होगा, ये चीज किसके लिए वैलिड है, सिर्फ उस टाइम के लिए वैलिड है जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं। किस में काउंट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट यूनियन के टर्म में। ठीक है,
अब देखो यहां पे इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप देखो, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना था, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी हमें कैलकुलेट करना था। हमने क्या किया, देखो एन ऑफ ए है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, लिखते जाओ इसको, और इसी के बेस पे हम एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये क्या है, इंडिविजुअली, ठीक है। यहां पे हम अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पे हमने दोनों का कॉम्बिनेशन काउंट नहीं किया है। और ये देखो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी बोथ, है ना। और क्या है, पेयर ऑफ टू, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे हमने पहले सिंगल एलिमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया। सबको समझ में आ रहा है। यहां पे ए यूनियन बी था, तो ये एक्चुअली में कितने सेट से बना है, 2 सेट से मिलकर बना है, ए और बी से। तो ए और बी का अगर एलिमेंट, यूनियन का एलिमेंट अगर आपको काउंट करना है, तो हमने क्या किया, इंडिविजुअली ए में कितने एलिमेंट है पहले उसको लिखा, फिर इंडिविजुअली बी में एलिमेंट है उसको लिखा, और इसको हमने क्या किया है, यहां पे देखो हमने क्या किया है, एडिशन किया है। ये क्या है, एडिशन है। सबको क्लियर है, ये क्या है, एडिशन है। और ये वाला पार्ट क्या है, यहां पे डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये क्या है हमारा, डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक नया चीज हमें दिखाई दे रहा है, जहां पे एडिशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्लूजन, है ना। एडिशन मतलब ही क्या होता है कि हम इंक्लूड करते हैं, है ना, उसी को हम ऐड कर रहे हैं। तो एडिशन जहां पे होगा वहां पे हम क्या बोलेंगे, इंक्लूजन, और जहां पे डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूजन। क्लियर है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब क्या हो गया कि हम इस वाले पार्ट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, है ना, इस वाले पार्ट को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। अब देखो यहां पे इस पूरे पार्ट को, ठीक है, इतना चीज अगर आपने लिख लिया होगा तो इसको मैं एक बार फिर से लिख के आपको बताता हूं दूसरे तरीके से, ठीक है। और अगर आपको यह समझ में आ गया तो आप किसी भी टाइप का फॉर्मूला डिराइव कर पाओगे। देखो एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस साइन के साथ, ठीक है। देखो यहां पे अब अगर हमें ए यूनियन बी कैलकुलेट करना था, ठीक है, हमें ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो एक एक पेयर का इंडिविजुअल एलिमेंट का हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किया, ठीक है। तो इसको मैं एक कंप्लीट में ब्रैकेट में डाल रहा हूं, ठीक है, ठीक है। और इसको मैं एक अलग से दूसरे ग्रुप में डाल रहा हूं, ठीक है। ये देखो ये कंप्लीट पार्ट क्या है, इंक्लूजन, ये क्या है, एक्सक्लूजन। क्लियर है। इसी थ्योरम को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि ये बोलता है कि अगर आपको यूनियन निकालना है बहुत सारे सेट्स का, ठीक है, बहुत सारे सेट्स का अगर आपको यूनियन निकालना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, पहले आप जितने सेट्स का आपको यूनियन निकालना है उन सारे सेट्स को अलग अलग आप इंक्लूड करो, ठीक है। पहला हम कहां से स्टार्ट करेंगे, इंक्लूजन से। तो ये सेट क्या बोलता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट यूज हुए हैं, जितने भी सेट्स यूज हुए हैं, उन सारे सेट्स को हमें क्या करना है, इंडिविजुअली ऐड करना है। तो देखो इंडिविजुअली ऐड करने का मतलब क्या हो गया कि इसमें कौन कौन सा सेट है, सेट ए और सेट बी है। तो सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए लिखा, ठीक है। जितने भी सेट आपके पास है उन सबको आप पहले इंक्लूड कर लो। तो यहां पे 2 ही सेट थे तो मैंने दोनों को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया, ठीक है।
इसके बाद हमें फिर एक्सक्लूजन पे जाना है। तो एक्सक्लूजन में क्या बोलता है कि इन दोनों का जो कॉमन हो उन दोनों को आप एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन कौन सा पार्ट है? माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो ये तो फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अब हम इसी चीज को दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के टर्म में। तो जब भी हमारे पास दो सेट हो ए यूनियन बी, तो हमें पहले क्या करना है? इंडिविजुअली सेट को इंक्लूड करना है, फिर दो दो के पेयर में एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ग्रुप ऑफ वन। ग्रुप ऑफ वन मतलब समझ में आ रहा है कि इंडिविजुअली एलिमेंट एक एक सेट का हमने ग्रुप बनाया। यहां पे कितने सेट का ग्रुप है? ग्रुप ऑफ 2। क्लियर है? 2 मतलब ए इंटरसेक्शन बी, है कि नहीं? अब देखो, अगर हम मुझसे कोई ये बोलता कि मुझे ये फॉर्मूला लिख के बताओ कोई, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर है? उसने क्या बोला कि मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी लिख के बताओ। तो एक तो तरीका आपके पास है कि आप वेन डायग्राम ड्रॉ करके अलग अलग डिसजॉइंट सेट फाइंड करो, फिर उसको कैलकुलेट करो, जो हमने ऑलरेडी पहले किया था। लेकिन हम उस वाले पार्ट पे नहीं जा रहे हैं, हम क्या यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में क्या बोलता है कि जितने भी सेट हैं, आप ग्रुप 1 के जितने भी पेयर बन रहे हैं उन सबको आप पहले इंक्लूड करो। तो देखो, ग्रुप 1 के कौन कौन से पेयर बन रहे हैं? एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। एक एक का ग्रुप जो बन रहा था उसके एलिमेंट को काउंट किया और सबको मैंने ऐड कर दिया। यहां तक सबको क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है ना? इसके बाद हमें क्या करना है? इंक्लूजन हमने कर लिया, फिर हम कहां पे जाएंगे? एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन हमें किसका करना होगा? दो दो के पेयर का। तो दो दो के पेयर कौन कौन से पॉसिबल हैं? दो दो के पेयर कौन कौन से पॉसिबल हैं? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? ये देखो, हमने दो दो के जितने पेयर थे सबको हमने एक साथ कलेक्ट करके एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, फिर से इंक्लूजन आएगा। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑल्टरनेटिवली मूव करते जाएगा। तो ये पहले क्या था? 3 सेट थे हमारे पास, तो पहले हमने एक एक के पेयर को इंक्लूड किया, दो दो के पेयर को एक्सक्लूड किया, फिर हम क्या करेंगे? 3 के पेयर को इंक्लूड करेंगे। तो 3 का पेयर यहां पे सिर्फ क्या बन पाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ये क्या है हमारा? इंक्लूजन। ये क्या है? एक्सक्लूजन। ये क्या है? इंक्लूजन। ठीक है, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन इंक्लूजन इस टाइप से ये ऑल्टरनेटिवली मूव करता जाएगा। ठीक है, होमवर्क के लिए आपके पास इस वाले फॉर्मूले को आपको डिराइव करके लिखना है। ए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, 4 सेट का अगर हमें यूनियन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उस चीज को हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, सौमिक सरकार गलत है, देखो लास्ट में माइनस होगा और तुमने यूनियन लिखा है ना? तो इंक्लूजन है एक्सक्लूजन सबको समझ में आ रहा है? पहले हमने एक एक को इंक्लूड किया, फिर दो दो के इंटरसेक्शन वाले को एक्सक्लूड किया, फिर 3 के इंटरसेक्शन को इंक्लूड किया। इसमें कितने केसेस बनेंगे? 4 बार इंक्लूजन एक्सक्लूजन करना पड़ेगा, है ना? तो पहले क्या होगा? एक एक का इंक्लूजन होगा, फिर दो दो का एक्सक्लूजन होगा, फिर 3 का इंक्लूजन होगा, फिर 4 वाले का एक्सक्लूजन होगा। समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला हमारा कैसे बन रहा है? इस चीज को आप खुद से एक बार घर पे ट्राई करके लिखना, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके बेसिस पे डिराइव करेंगे, है ना? कि कुछ क्वेश्चंस को इसमें हम लोग करेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग अभी इसको रख रहे हैं। होमवर्क के लिए जो हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, 1.5 तक जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, 1.5 तक जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है वो लोग 1.5 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो अच्छे से। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आज आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो आपको जो प्रैक्टिस शीट मिला है उसी प्रैक्टिस शीट वाले क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर
5 तक डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। 5 में जो क्वेश्चन जिसका डाउट बच गया था वो हम लोग कल फिर से करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग कर लेंगे। उसके अलावा आपको इसमें से 5 क्वेश्चन और करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो प्रैक्टिस शीट मिला है, ठीक है, शीट के क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 1 to 5 ऑलरेडी आप कर चुके हो। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो उसको हम लोग इस वाले में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। जिसका कुछ क्वेश्चन बच गया है वो हम लोग कल डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक इसको रखते हैं, हम लोग एंड करते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो और इसको कंप्लीट करो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये क्वेश्चन ट्राई करना 4 सेट का कैसे निकालेंगे, और खुद से 5 सेट का भी निकालने का ट्राई करना। अब आप कितने भी सेट का निकाल सकते हो अगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन सही से समझ में आया तो, ठीक है। कल हम लोग इसको डिस्कशन कर लेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, और कल कुछ और एग्जांपल्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।